मेरे प्रिय बच्चों, आपको सुबह सुबह की सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्कार। हाँ, तो मैंने आज आपको भूगोल की 6वीं क्लास पढ़ाऊँगा, जिसका आपका भूगोल को पार्ट 5 होगा, यानी 5वां भाग आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ। अब आपको मैं 6वां भाग पढ़ाऊँगा। हाँ, जितने बच्चे भी मुझसे जुड़ते जा रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सभी बच्चों को सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। राखी, पंकज, सैलोन, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी से निवेदन है आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। यही सब आप लोगों से यही कहना है। इसके बाद हमारे मोहन भी जुड़े हैं और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज सुबह की सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं अभी तक जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी से कहना है, जो मैंने अगले 5 पार्ट पढ़ा दिए हैं भूगोल के, वो सब मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। उस पर जाकर आप उनको दोबारा से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद अपना ये 6वां पार्ट देख सकते हैं जियोग्राफी का, और आप समझ सकते हैं। आज मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाऊँगा। सभी बच्चे जो भी जुड़ते जा रहे हैं वो भी पढ़ते जाएं, और जिनको पढ़ाना है, जो पढ़ चुके हैं वो भी उनका रिवीजन करते रहें। हाँ, तो आज मैं पार्ट 6 पढ़ाऊँगा। पार्ट 1 में आपको मैंने क्या पढ़ाया था? पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था आपको तारा, आकाश गंगा, ग्रह और ग्रह और ब्रह्मांड के बारे में बताया था। दूसरे पार्ट में बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। और तीसरे भाग में आप लोगों को बताया था तीसरे पार्ट में आपको पढ़ाया था चंद्रमा की कलाएं। क्या पढ़ाई थी? चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा किस प्रकार अपना रूप परिवर्तन करता है। और चौथे पार्ट में आपको पढ़ाया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। 5वें पार्ट में आपको पढ़ाया था जलमंडल। तो आज 6वें पार्ट में आपको क्या पढ़ाऊंगा, यानी वायुमंडल की वर्गीकरण में मैंने क्या पढ़ाया था? उस दिन मैंने पढ़ाया था जलमंडल, और आज पढ़ाऊंगा क्या? वायुमंडल। यानी उस दिन मैंने हाइड्रोस्फीयर पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था? हाइड्रोस्फीयर और स्थलमंडल, ठीक। और कौन सा? जीवमंडल पढ़ाया था, और जलमंडल, ठीक। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में कितनी परतें होती है, उसके भी भाग होते हैं। तो वायुमंडल का आज मैं वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि वायुमंडल में होता क्या क्या है। आपको ये सब देखना है कि वायुमंडल में कौन कितनी परतें होती हैं, कितने प्रकार की परत होती है, किस परत में क्या पाया जाता है, किसमें गैस पाई जाती है, किसमें क्या होता है, ये सब मैं आज को आपके बारे में बताना चाहूँगा, ठीक। तो देखो, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल का वर्गीकरण 5 भागों में। कितने भागों में है? 5 भागों में। बच्चों कितने भागों में है? 5 भागों में। पहला भाग है आपका क्षोमंडल, यानी जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको हम क्षोमंडल कहते हैं, मतलब ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। यानी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, वायुमंडल की जो आपकी सबसे निचली परत है उसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, यानी क्षोमंडल कहते हैं। वायुमंडल की क्षोमंडल के बाद जो दूसरी परत है उसको हम सप्ताह मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्ताह मंडल बोलते हैं। सप्ताह मंडल के जस्ट ऊपर की जो परत है उसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, यानी मीजोस्फीयर बोलते हैं। इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इसको मीजोस्फीयर बोलते हैं। और मध्य मंडल के जस्ट ऊपर वाली परत को हम आयनमंडल कहते हैं, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर के बाद सबसे अंतिम परत होती है वायुमंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक। तो इन परतों के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस वायुमंडल के बारे में बताना चाहूंगा कि वायुमंडल होता क्या है, ठीक। इन सब परतों के बारे में सबसे बाद में बताऊंगा, लेकिन इनसे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वायुमंडल कितनी परतों में होता है। तो वायुमंडल के बारे में आपको पढ़ना होगा कि वायुमंडल कितनी परतों में होता है और कौन कौन सी परतें होती हैं या नहीं, ठीक बच्चों। तो मैं आपको आज वायुमंडल के बारे में बताऊंगा। वायुमंडल का वर्गीकरण मैंने बता दिया किस प्रकार हुआ है, और वायुमंडल में कितनी परतें, ये सब बता दिया। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको वायुमंडल होता क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल में देखो क्या होता है, गैसों का मिश्रण जो होता है, गैसों के मिश्रण को हम वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। और वायु का पृथ्वी पर होना
क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी गैसों का जो मिश्रण होता है उसको हम वायु कहते हैं, और वायु का पृथ्वी पर होना, कहाँ पर होना? पृथ्वी पर होना वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78.08% होती है। कितनी होती है? 78.08% होती है, जो कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक होती है? 165 मीटर की ऊंचाई तक होती है। कहाँ तक होती है? 165 मीटर की ऊंचाई तक होती है। यह वर्षा के जल के साथ, यह वर्षा के जल के साथ, मैं क्या कह रहा हूँ? यह वर्षा के जल के साथ, ठीक, यह वर्षा के जल के साथ क्या क्या करता है? के साथ मृदा तक पहुँचती है और मृदा को उर्वरता प्रदान करती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस की क्रियाशीलता को क्या करती है? बढ़ाती है। कौन? नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो नाइट्रोजन गैस किसको बढ़ाती है? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को बढ़ाती है। नाइट्रोजन जो गैस है तुम्हारी वो लगभग कितनी पाई जाती है? 78.08% होती है, जो कि वायुमंडल से कितनी ऊंचाई पर होती है? 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है। और 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जिसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है? 78.08%, जो कि वायुमंडल में 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, अब कहा जाए कि वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक गैस, वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.95% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 20.95% पाई जाती है। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनो, जो ऑक्सीजन जो गैस है वो वायुमंडल की जो परत होती है उसमें 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस सघन माध्यम में होती है, मतलब बहुत घनी होती है। कैसी होती है? घनी होती है। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वायुमंडल की दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा 20.95% है, जो कि वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैसी पाई जाती है? सघन मात्रा में, अर्थात घनी पाई जाती है। और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैसी होती है? विरल होती है, मतलब दूर दूर होती है। और 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर एकदम सटी गई सघन होती है। और 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर एकदम सघन होती है, मतलब घनी होती है। और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन क्या होती है? दूर दूर होती है, अर्थात विरल होती है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? यह जीवन में क्या करता है? श्वसन और दहन का कार्य के रूप में संरक्षण करता है। ठीक है, यानी ये हमको क्या करता है? जो हम आपस में क्या करते हैं? सांस लेते हैं वहां से और दहन करते हैं, तो दहन कार्य के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। मतलब श्वसन कार्य और दहन कार्य दोनों कार्यों के लिए कैसी होती है गैस? ऑक्सीजन उत्तरदायी होती है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कितनी? 78.08%, जो कि वायुमंडल की 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है, जो कि 64 किलोमीटर पर सघन मात्रा में और 120 किलोमीटर पर विरल मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑर्गन होती है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.93% होती है। कितनी होती है? 0.93% होती है। इसके बाद आपकी सबसे अंत में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। कितनी होती है? 0.03% होती है, जो कि वायुमंडल से 34 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कितनी होती है? जो कि वायुमंडल से 34 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि
इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जहां पर मानव का जीवन संभव है। क्या है, मानव का जीवन संभव है। और 34 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन 34 से जस्ट नीचे मतलब 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन होती है, जहां पर मानव का जीवन क्या है, संभव है। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि जैव मंडल की ऊंचाई 32 किलोमीटर तक मानी गई है। मतलब आदमी 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक रह सकता है, आराम से श्वसन कर सकता है, मतलब सांस ले सकता है। लेकिन 32 किलोमीटर से ऊंचाई पर अगर चला जाए तो फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक होती है, उससे आपको हानि पहुंच सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए 34 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जहां तक आपका जीवन संभव है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, इस वजह से यहाँ का 34 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वहाँ का तापमान भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, मतलब विश्व का तापमान। क्योंकि 34 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम वैश्विक तापन कहते हैं। और जल वाष्प प्लस धूल कण, जल वाष्प प्लस धूल कण, आपकी जो है जल वाष्प प्लस धूल कण, ये आपका है जल वाष्प, ये जल वाष्प, ये धूल कण। जल वाष्प प्लस धूल कण को हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबल कहते हैं। जल वाष्प और धूल कण को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल वाष्प प्लस धूल कण, यानी जल वाष्प और धूल कण को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। ठीक है, वर्षा के जल से जल में, ठीक है, यानी कंबल और धूल कण को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। वर्षा के जल का, ठीक है, यानी वर्षा के जल में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, यानी जो आपका वर्षा है, ठीक है, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का होना क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का होना, ये कह रहा हूँ, SO2 का होना किसमें, वर्षा के जल में। किसके जल में, वर्षा के जल में, वर्षा के जल में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का होना, ठीक है, वर्षा के जल में सल्फर डाइऑक्साइड का होना क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक, तो यही कहना चाह रहा हूँ कि वर्षा के जल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का होना क्या होता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक, और जो आपकी CO2 गैस होती है, CO2 गैस को ही हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 ही गैस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जो आपकी जो CO2 है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वैश्विक तापन के लिए पूर्णतः क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। क्या होती है, ये वैश्विक तापन के लिए पूर्णतः क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यह पूर्णतः उत्तरदायी होती है। जल वाष्प से जोड़ो, ठीक है, जल वाष्प का ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 से अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो आप क्या कहेंगे, जल वाष्प की। किसकी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस जी आपकी जो है, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, CO2 की होती है कि आपकी जल वाष्प की होती है। तो सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जल वाष्प की। जिससे CO2 से, जिससे CO2 से ज्यादा मात्रा किसकी होती है, जल वाष्प की। ठीक, ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस में CO2 से अधिक मात्रा किसकी होती है, जल वाष्प की। अर्थात ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक मात्रा जल वाष्प की होती है। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 से भी अधिक होता है, किसका, जल वाष्प का। बादल है जैसे आपके, ओजोन परत है, हाइड्रोजन गैस है, इत्यादि भी ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस प्रभाव में गलती है डालती है। कौन सी है? बादल है, ओजोन परत है, ठीक है, ये सभी बादल है, ओजोन परत है, ये सभी आपकी क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। ठीक, क्या डालती है? ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। ठीक, इसके बाद आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपकी एक सबसे जहरीली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपकी एक सबसे जहरीली, सबसे विषैली और सबसे खतरनाक गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली और विषैली गैस होती है। ठीक है, तो इसका सुने आप कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे प्रदूषणकारी गैस है। इसे गला घोंटू गैस कहा जाता है। जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, मैंने क्या कहा? आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये सबसे कैसी गैस है? जहरीली। कैसी गैस है? सबसे जहरीली गैस है। जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो सबसे ज्यादा जहरीली गैस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इस गैस को हम क्या कहते हैं? गला घोंटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गला घोंटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गला घोंटू गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गला घोंटू गैस कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सबसे जहरीली मतलब विषैली गैस होती है, इसलिए इसे गला घोंटू गैस भी कहते हैं। इसे CO को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को गला घोंटू गैस भी कहते हैं। ठीक, अब चलो इन सबका मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक मात्रा में कौन गैस होती है, उसके बाद कौन सी गैस होती है, उसके बाद कौन सी गैस होती है, ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी परतों के बारे में। इसके वायुमंडल का जो वर्गीकरण है, इनकी परतों के बारे में बताऊंगा कि क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक, और उसके बाद आपका आयन मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, और बाह्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है। इन्हीं सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो परत होती है वायुमंडल की, वो कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल होती है, जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्षोभ मंडल की जो सबसे निचली परत होती है, तो उसमें जो विषुवत रेखा पर 0 से 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, यानी आपको ये ध्यान देना है कि विषुवत रेखा पर, क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? कमी होती है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर, जबकि क्षोभ मंडल के ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर -45 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। ध्यान रखो, मैंने ये कहा कि क्षोभ मंडल की विषुवतीय क्षेत्र में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, किस पर? क्षोभ मंडल है, जो क्षोभ मंडल की परत है, क्षोभ मंडल की परत की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो क्षोभ मंडल की परत से मतलब 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, कहाँ? विषुवतीय क्षेत्र में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? कमी होती है। अर्थात 1 किलोमीटर जाने पर, इसमें क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है? कमी होती है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर, इसमें क्षोभ मंडल की परत में ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है? कमी होती है ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जाने पर। और विषुवतीय क्षेत्र में, क्षोभ मंडल के विषुवतीय क्षेत्र में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है।
जो आपके वायुयान चलते हैं अर्थात जो हवाई जहाज चलते हैं वो कौन से मंडल में चलते हैं? वो आपके क्षोभ मंडल में ही चलते हैं। जो आपके हवाई जहाज चलते हैं ऊपर, तो वो कहाँ चलते हैं? क्षोभ मंडल में ही चलते हैं। तो जो बादल होते हैं, जो वर्षा होती है, वो सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल से ही होती है। आपकी जो बारिश होती है, हवाई जहाज चलते हैं, वो सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। क्योंकि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 0 से 18 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 0 से लेकर मतलब क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इसी के बीच में वायुयान चलते हैं और इसी में ही 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं, जिसको हम पक्षाप कहते हैं, स्त्री बादल कहते हैं, कपासी और कपासी वर्षा। ठीक 4 प्रकार के होते हैं। इसी में ही मौसम संबंधी घटनाएं भी घटित होती रहती है। इस कारण ही क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल के साथ साथ ही इसको हम संवाहन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे इसमें विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। इस वजह से हम इसको परिवर्तन मंडल या संवाहन मंडल कहते हैं। और इसी मंडल में ही वायुयान चलते हैं और इसी मंडल में ही वर्षा होती है। इसमें 4 प्रकार के बादल होते हैं। पक्षाप होते हैं, स्त्री बादल होते हैं, पक्षाप बादल होते हैं, जो पक्षाप बादल होते हैं, स्त्री बादल होते हैं, कपासी बादल होते हैं और कपासी वर्षा बादल होते हैं। पक्षाप बादल होते हैं, स्त्री बादल होते हैं और कपासी वर्षा बादल होते हैं और कपासी बादल होते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पहली परत जो आपको मैंने समझाई है, क्षोभ मंडल आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपसे आशा करता हूँ। अब क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आती है आपकी समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर की परत होती है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। अब ध्यान देना है कि 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल था। अब लेकिन 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्या है? समताप मंडल है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका समताप मंडल है, जिसमें आपका 18 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर, केवल 2 किलोमीटर के बीच का रेंज बता रहा हूँ। 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? समताप मंडल तो है, लेकिन 18 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में जेट विमान चलते हैं। जेट विमान चलने का मतलब लड़ाकू विमान चलते हैं। कैसे विमान चलते हैं? जेट विमान। ठीक, यानी लड़ाकू विमान चलते हैं। कौन सी? समताप मंडल की परत में। ठीक है, समताप मंडल की परत में आपके क्या चलते हैं? जेट विमान चलते हैं। कितने के? 18 से 20 किलोमीटर के बीच में चलते हैं। जैसे 18 से 20 किलोमीटर से ऊपर जाओ तो 20 से 50 किलोमीटर के बीच निचली परत में, समताप मंडल की निचली परत में जेट विमान चलते हैं। और ऊपर वाली जो परत होती है 18 से 20 किलोमीटर के बीच की जो परत होती है उसमें जेट विमान चलते हैं। और 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो परत होती है वो आपकी ओजोन परत होती है। किसकी? समताप मंडल की ऊपरी परत में ओजोन परत होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत केवल समताप मंडल में ही नहीं है, क्योंकि ओजोन परत की जो सीमा है वो 20 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जो कि मध्य मंडल में भी कुछ भाग है। 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में मध्य मंडल में भी क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक मात्रा में ओजोन परत 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपको ध्यान देना है विशेषकर। ठीक, तो 18 से 20 किलोमीटर की रेंज में जेट विमान चलते हैं, जो कि समताप मंडल की निचली परत है। और समताप मंडल की जो ऊपरी परत है, जो 20 से 50 किलोमीटर की जो रेंज होती है, उसमें ओजोन परत होती है समताप मंडल की ऊपरी परत में। लेकिन ओजोन परत केवल समताप मंडल में ही नहीं होती, उसका कुछ भाग मध्य मंडल में भी होता है, जो कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओजोन परत 20 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है।
कहाँ तक होती है? 20 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समताप मंडल में 200 मीटर ऊंचा जाने पर, समताप मंडल में 200 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। कमी नहीं कहना, क्या हो रही है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि समताप मंडल में 200 मीटर ऊंचाई यानी ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ठीक, और जो आपकी परावैंगनी किरणें होती हैं वो समताप मंडल में ही आती है। ठीक है, आपकी जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो समताप मंडल में ही आती हैं, लेकिन समताप मंडल में ओजोन परत उपस्थित होने के कारण परावैंगनी किरणें उनको ओजोन परत उपस्थित होने के कारण परावैंगनी किरणों को ओजोन परत उनको क्या कर लेती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जो परावैंगनी किरण होती है वो आ नहीं पाती है और ओजोन परत उनका अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी पर उनकी सीमा पहुंचने नहीं देती है। यानी वो किरणें, परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती हैं, जिससे हमको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। इसलिए हम ओजोन परत को सुरक्षा कवच या सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच कहते हैं। इसके बाद आपका कुछ भाग, इसका ओजोन परत का कुछ भाग मध्य मंडल में होता है। कहाँ होता है? कुछ भाग आपका मध्य मंडल में होता है। ठीक है, सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, इसको ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसी वजह से हम ओजोन परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि समताप मंडल में 200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, जबकि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती थी और 1 किलोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसमें क्षोभ मंडल में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती थी। यहाँ पर वृद्धि हो रही है। अब ध्यान देना है, ओजोन परत समताप मंडल की जो ऊपरी परत में ओजोन परत है वो 20 से 50 किलोमीटर की रेंज में है। इसके समताप मंडल के मीटर का पूरा कहा जाए तो कितनी रेंज में? 20 से 65 किलोमीटर में। अर्थात 20 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल के बीच में ओजोन परत है और 50 से 15 किलोमीटर की रेंज में भी ओजोन परत है। लेकिन इसके मध्य मंडल की सबसे निचला परत आपका क्षोभ मंडल था। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, अब समताप मंडल के ऊपर आएगा आपका मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में भी किसकी परत होती है? ओजोन परत होती है, लेकिन कितने के बीच में? 50 से 65 किलोमीटर के बीच में होती है। और जो मध्य मंडल की निचली परत होती है उसमें आपकी ओजोन परत होती है और जो ऊपर की परत होती है वो आपके वहाँ पर उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? आपके उल्का पिंड होते हैं। मध्य मंडल की जो निचली परत होती है 50 से 65 किलोमीटर के बीच में वो आपकी ओजोन परत होती है और 65 से 80 किलोमीटर के बीच में क्या होता है? उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। कौन सी पिंड होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं। ध्यान देने योग्य ये बात है। ठीक, अब सबसे बड़ी बात मेरी ये समझो कि ये ओजोन परत है, यहाँ पर उल्का पिंड होते हैं। अब मैं सिर्फ ओजोन परत के बारे में बता रहा हूँ, जो आपकी ओजोन परत है, इतना ओजोन परत है। ठीक, तो ओजोन जो परत है वो आपकी 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से ही बढ़ने लगती है और 64 यानी 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपस्थित होती है। यह सूर्य के प्रकाश में निर्मित और विघटित होती रहती है। ठीक, यदि किसी क्षेत्र में निर्माण की अपेक्षा विघटन की दर तेज हो जाए, मतलब इसके घटने की दर क्या हो जाए? विघटने की दर तेज हो जाए, वहाँ गैसों की
परतें पतली हो जाती है, जिससे पराबैंगनी किरणें की सतह क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। ठीक है, प्रवेश कर जाती है। ऐसा छिद्र ओजोन छिद्र कहलाता है। ठीक है, ओजोन छिद्र की घटना बहुत जगहों पर हुई है, जैसे कि फॉकलैंड में हुई थी, दूसरी घटना आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, 1985 में वियना में हुई थी, 1987 में मॉन्ट्रियल में हुई थी। ठीक है, तो ये इन सब जगह क्या हुई, ओजोन छिद्र की घटना हुई। मॉन्ट्रियल सम्मेलन में भी, मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन में भी हुआ था 1987 में ओजोन छिद्र का सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी प्रतिबंधित किया गया था। उसको किया गया था CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC को क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति क्लोरीन से पहुंचती है। ठीक है, जो ओजोन परत है, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति किससे पहुंचती है, क्लोरीन से। किससे पहुंचती है, सर्वाधिक क्षति क्लोरीन से पहुंचती है। किससे पहुंचती है, क्लोरीन से। सर्वाधिक जो क्षति है वो क्लोरीन से पहुंचती है। किसको, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति क्लोरीन गैस से पहुंचती है, यानी सर्वाधिक क्षति क्लोरीन गैस पहुंचाती है। परंतु यह वायुमंडल में स्वतंत्र नहीं पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, और आपकी नाइट्रोजन गैस भी वायुमंडल में स्वतंत्र पाई जाती है, आर्गन गैस भी स्वतंत्र पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में स्वतंत्र पाई जाती है। लेकिन क्लोरीन जो गैस होती है वो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए सामान्यतः CFC को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस के रूप में माना जाता है। किसको, CFC को। ठीक है, इसलिए CFC को सर्वाधिक मात्रा में क्षति पहुंचाने वाली गैस माना जाता है। इसके बाद अब मैं ये पढ़ा दिया है ओजोन परत के बारे में, कहाँ से लेकर 20 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक मैंने ओजोन परत के बारे में बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अब इसके बाद में मध्य मंडल को पढ़ाना चाहूँगा। यह समताप मंडल यानी जो आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल में आपको ध्यान से देखना है कि मध्य मंडल में उल्कापिंड होते हैं, यानी यह समताप मंडल के ऊपर वायुमंडल की 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके निचले 5 किलोमीटर भाग में ओजोन गैसों की 10-15 किलोमीटर है, यानी इसके 5 किलोमीटर भाग में ओजोन गैसों की परत स्थित होती है, जिसके बाद तेजी से तापमान क्या होता है, घटने लगता है। देखो इधर पर पढ़ रहा था, ध्यान दो, यहाँ पर 1 किलोमीटर चलने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा था, अर्थात 200 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ओजोन क्षेत्र 50 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान घटने लगता है, यानी तापमान में कमी आने लगती है, और ऊपरी भागों में घटकर कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर 0 हो जाता है। इधर पर देखो कितना बढ़ा था, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस 200 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, उसके बाद 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, उस पर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 के बाद फिर क्या हुआ, घटना शुरू कर दिया। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना घट गया, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना घट गया, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल में आने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, इस मंडल में आने वाले जो उल्कापिंड घर्षण से गर्म होता है, जिसमें घर्षण होता है आपस में ऐसे, तो वो मध्य मंडल में उल्कापिंड होते हैं, वो घर्षण से गर्म होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, मतलब उल्कापिंड होते हैं वो घर्षण के कारण क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, जिनको हम टूटता तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको हम टूटता तारा कहते हैं। ठीक है, जिनको हम टूटता तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको हम टूटता तारा कहते हैं। अब देखो, सबसे ध्यान वाली बात आपको सुनने की है कि जो मध्य मंडल है, समताप मंडल है और क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों मंडलों को मिलाकर ही इसको हम क्या कहते हैं, सममंडल कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में समान घनत्व पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, समान घनत्व पाया जाता है,
समान घनत्व पाया जाता है। किस किस में? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में समान घनत्व पाया जाता है। समान घनत्व पाए जाने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? सममंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम सममंडल कहते हैं। देखो ये लिखा है, क्या कहते हैं? सममंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल तीनों में समान घनत्व पाया जाता है। समान घनत्व पाए जाने के कारण इनको हम सममंडल कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका आयन मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल के ऊपर आता है आपका आयन मंडल, जिसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो आयन मंडल होता है वो मध्य मंडल के ऊपर वायुमंडल के 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। इस वायुमंडल के 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? स्थित है। ठीक, इस मंडल में पाई जाने वाली गैस विद्युत आवेशित होती है, जिन्हें आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें आयन कहते हैं। इसलिए यह मंडल क्या है? आयन मंडल है। क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत आवेशित गैसें होती हैं उनके कारण यह इस मंडल में पाई जाने वाली गैसें विद्युत आवेशित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आयन कहने के कारण ही इनको हम क्या कहते हैं? इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। और इन आयनों के कारण ये जो आयन होते हैं, विद्युत आवेशित जो कण होते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं, और इस मंडल को हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। और इन आयनों के कारण यानी प्लस माइनस इस प्रकार के आयन होंगे। इन आयनों के कारण ही क्या है? तेजी से तापमान बढ़ता है और ऊपरी भागों में बढ़कर कितना हो जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी जो आपके आयन है, यानी मध्य मंडल के ऊपर जस्ट आपका आयन मंडल है, यहाँ पर विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें हम आयन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम आयन कहते हैं। और इस मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल कहते हैं। ठीक, और जो आपकी विद्युत जो आयन होती है, आयनों के कारण तेजी से तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें? तापमान में तेजी से वृद्धि होती है और ऊपरी भागों में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस मंडल को हम ऊष्मा मंडल या ताप मंडल ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत आवेशित जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। आयनों के कारण इस मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, और इन आयनों के कारण ही तेजी से तापमान में वृद्धि होती है और यह तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक, 1000 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। इसलिए इस मंडल को हम ऊष्मा मंडल या ताप मंडल भी कहते हैं, जो इस मंडल से अनंत ऊंचाई तक स्थित है। ठीक, इसलिए इस मंडल को हम ऊष्मा मंडल या क्या कहते हैं? ताप मंडल भी कहते हैं। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा मंडल या ताप ऊष्मा मंडल या ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक, इस मंडल को प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। ऊष्मा मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं और प्रकाश मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके इस प्रकार से 4 नाम पड़ जाते हैं। इस मंडल की वायु जुगनू की तरह अद्भुत प्रकाश में चमकती है। सूर्य के नीले प्रकाश का विकिरण भी इसी मंडल में सर्वाधिक होता है। देखो, जो सूर्य होता है, सूर्य का जो नीले प्रकाश का जो विकिरण होता है वो इसी मंडल में सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसलिए आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसे दिखाई देता है? इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यदि यह मंडल ना होता, कौन मंडल? आयन मंडल यदि नहीं होता
तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। अगर ये आयनमंडल ना होता तो हमको आकाश काला दिखाई देता, ठीक है। लेकिन वायुयान से भी आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, देता है ना। परंतु उपग्रह से आकाश क्या दिखाई देता है, वायुयान जैसे ये है, वायुयान तो आपके हैं, तो वायुयान पे भी आप चलते हैं तो हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जब उपग्रहों पर चले जाओ तो फिर हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अर्थात आयनमंडल तक आकाश नीला है। यानी हम कह सकते हैं कि आयनमंडल तक, यानी ये कहा कि वायुयान से भी हमें आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। परंतु उपग्रह से देखो, वायुयान से ध्यान दो, वायुयान से हमें आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला। वायुयान से हमें आकाश नीला दिखाई देता है और उपग्रह से हमें आकाश कैसे दिखाई देता है, काला। वायुयान से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, वायुयान से हमें आकाश नीला दिखाई देता है और उपग्रह से हमें आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है, काला दिखाई देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयनमंडल तक हमें आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन आयनमंडल के बाद फिर हमें आयनमंडल जो है आपका, आयनमंडल के बाद हमें आकाश कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अर्थात वायुमंडल में हमें आकाश काला दिखाई देता है, बात समझे। यानी आयनमंडल में हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, लेकिन आयनमंडल के बाहर हमें आकाश काला दिखाई देता है, ठीक। इसी मंडल में चुंबकीय बल रेखाओं से सौर ज्वालाएं टकराकर ध्रुवों की ओर अद्भुत प्रकाश में चमकती हैं, जिन्हें अरोरा या ध्रुव ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दिखने वाली ध्रुव ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलिया कहलाती है, ठीक है। इस मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता है रेडियो तरंगों को परावर्तित कर, कौन से मंडल की, आयनमंडल के बारे में बता रहा हूँ, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पुनः पृथ्वी पर भेज देना, जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है। ये जो मंडल होता है ये क्या करता है कि रेडियो जो किरणें होती है उनको क्या करता है, खींचता और वापस कर देता है, ठीक है, जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है। यह मंडल दिन में रेडियो तरंगें एफ परत तक पहुँचती है, कहाँ तक पहुँचती है, दिन में जो यही तरंगें कहाँ तक पहुँचती है, एफ परत में तक पहुँचती है। परंतु रात्रि में जब ये परतें नष्ट हो जाती हैं तब तरंगों का परावर्तन निचले भागों से ही होता है, यह होने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो आपका प्रसारण होता है, रेडियो का प्रसारण, धूप में रेडियो का प्रसारण कहाँ होता है, दिन में होता है एफ वाली परत में। जब रात्रि हो जाती है अर्थात शाम हो जाती है तो यही रेडियो तरंगों का प्रसारण नीचे की ओर होने लगता है। यानी स्वयं अपने आप एफ परत से रेडियो तरंगों का प्रसारण दिन में एफ परत में होता है, जैसे ही शाम होती है तो यही परतें मतलब एफ परत से रेडियो तरंगों का प्रसारण रात्रि में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और नीचे की ओर आने लगता है या होने लगता है। अब आयनमंडल के जस्ट ऊपर वाली परत होती है वायुमंडल, जिसको हम एग्जोस्फीयर बोलते हैं। आयनमंडल के ऊपर वायुमंडल के इतने 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, कहाँ तक होती है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। इस मंडल में भी क्या होती है, विद्युत आवेशित गैसें होती है। क्या होती है, जो आपका वायुमंडल होता है वो आयनमंडल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से 1000 किलोमीटर ऊंचाई के बीच होता है। इस वायुमंडल में भी क्या होती है, विद्युत आवेशित कण होती है अर्थात गैसें होती है, जिससे तेजी से तापमान क्या होता है, बढ़ता है और कितना हो जाता है, 5556 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इसे भी तापमंडल कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर तापमान कितना हो जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यानी आयनमंडल से 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच की रेंज में वायुमंडल होता है और यहाँ पर भी क्या होते हैं, विद्युत आवेशित गैसें होती है। विद्युत आवेशित गैस होने के कारण यहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितने सेल्सियस बढ़ जाता है, 5556 डिग्री सेल्सियस
तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है और तापमान बढ़ जाता है। इस मंडल को भी हम तापमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, इस कारण से विद्युत आवेशित गैसों की वजह से इस मंडल को भी हम तापमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आयन मंडल और वायुमंडल दोनों का तापमान तेजी से वृद्धि से तेज रूप से तापमान बढ़ता है। अर्थात ताप इसका कम बढ़ता है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताप वायुमंडल का बढ़ता है। इसलिए इसको हम दोनों मंडलों को, वायुमंडल और आयन मंडल को हम विषम मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम मंडल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें तापमान थोड़ा कम बढ़ा था और इसमें तापमान एकदम तेजी से बढ़ता है। यानी दोनों के बीच का ताप का अंतर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा। इस वजह से ही दोनों में तापांतर आ जाता है और इस तापांतर के कारण को भी हम विषम मंडल कहते हैं। प्रिय बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और बचा उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो मेरे कहने का यही तात्पर्य था कि जो आयन मंडल होता है, आयन मंडल को हम ऊष्मा मंडल कहते हैं, क्योंकि विद्युत आवेशित गैसें सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। इस वजह से हम इसको ऊष्मा मंडल या ताप मंडल या प्रकाश मंडल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या होती है, विद्युत आवेश गैस के कारण यहाँ का तापमान में भी वृद्धि होती है, जिस कारण से इसको हम ताप मंडल कहते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा ताप विद्युत आवेशित गैसें यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ के तापमान में सर्वाधिक वृद्धि होती है। क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वायुमंडल की, वो 400 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, जिससे इसके तापमान में वृद्धि कितनी होती है, इधर पर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई थी, यहाँ पर 5556 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यही सूर्य का तापमान भी होता है। 5556 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसको भी हम तापमंडल कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पर तापमान में कम वृद्धि होती है, लेकिन वायुमंडल में तापमान में सर्वाधिक वृद्धि होती है। यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, यहाँ पर उससे कम वृद्धि हुई। जब दोनों का अंतर निकालोगे तापों में तो उसे तापांतर कहते हैं। इसी ताप के अंतर की वजह से हम इस मंडल को, अर्थात आयन मंडल और वायुमंडल दोनों को हम विषम मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, विषम मंडल के नाम से जानते हैं, इनको हम विषम मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इस मंडल के निचले भाग में विद्युत आवेशित होने के कारण जो तापमंडल कहते हैं। अब ध्यान से ये सुनना है कि इस मंडल का जो निचला पद होता है किसका, वायुमंडल का। ठीक है, वायुमंडल का जो निचला पद होता है उसमें आवेशित हीलियम और ऊपरी भागों में हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। इस प्रकार गैसों की पद में यह मंडल विरल होकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। वायुमंडल में ही पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा है, यहाँ 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, ये मध्य ध्रुवीय क्या ध्रुवीय उपग्रह लगाए जाते हैं। ये उपग्रह एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव होकर 24 घंटे में पृथ्वी का चंद्रवार चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रहों से मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है। सबसे दूसरी बात कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान न्यूनतम हो जाता है। यहाँ पृथ्वी की भू स्तर कक्षा इस ऊंचाई से कम ऊंचाई पर है। यहाँ स्थापित किए जाने वाले उपग्रह भू स्तर उपग्रह कहलाते हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्तर होकर 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। इस उपग्रहों से संचार संबंधी सुविधाएं दी जाती है। ठीक, तो मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंडल में विद्युत आवेशित गैस होती है। अब जो वायुमंडल की जो परत होती है वो भी दो परतों में बटी होती है, जो कि निचली वाली परत में हीलियम गैस होती है। क्या होती है, निचली वाली परत में आपकी हीलियम गैस होती है, अर्थात निचली वाली परत में हीलियम गैस होती है, पर ऊपर वाली परत में हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, यानी H2 गैस होती है। ऊपरी वाली परत में आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, जरूर समझ में आ रहा होगा। तो इस वाली परत में कौन सी हाइड्रोजन गैस होती है और इसमें हीलियम गैस होती है निचली परत में। कौन सी परत में, निचली परत में हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक, तो ये वायुमंडल हो गया। ठीक, तो मैं आपसे बच्चों आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर
बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपको समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया सर, और समझाने की कोशिश कीजिएगा तो मैं और समझाने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मेरी जीमेल पर भी संपर्क कीजिएगा। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगा और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे आज आशा करता हूं कि आपने ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से और सहानुभूति तरीके से पढ़ी होगी, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। और प्रिय बच्चों, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जाते जाते समय क्लास तो खत्म हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो बताए थे कि यहाँ पर जो संचार संबंधी उपग्रह होते हैं, वो उपग्रह कहाँ पर निर्माण होता है उपग्रह का। एक तो सबसे पहले होता है इसरो, जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक के बेंगलोर में है इसरो, ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है, जिसको परियोजना निर्माण करता है। ये क्या करता है? परियोजना निर्माण करता है। और चांदीपुर जो कि उड़ीसा में जो परीक्षण केंद्र है, लेकिन वर्तमान में इसको व्हीलर द्वीप या APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जिसको हम APJ अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं, प्रक्षेपण केंद्र बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। हासन जो कि कर्नाटक में, जिसको उपग्रह का मास्टर नियंत्रक कहते हैं। तो इनको मैं थोड़ी और लिखवा दे रहा हूँ, जिसे आप शांतिपूर्वक पढ़ लीजिएगा, अभी हाल में बता रहा हूँ, ठीक है। और जरूर इसको दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से फिर से पूछ लीजिएगा, जरूर मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूँगा। और आप बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, जो भी मैंने आगे आपको पाठ पढ़ाए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ो, और जो भी आपको समझ में ना आए उसको भी दोबारा से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आया है, तो आप सब लोगों को समझ कराऊंगा। हाँ, लेकिन एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं अभी भूगोल इतना पढ़ा दिया है आपको, जिससे आपका किसी भी एग्जाम में आप आराम से पास कर सकते हैं, कोई भी पेपर लिख सकते हैं। लेकिन कल से आपको मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि फिर जो भी बचा है आपका भूगोल का सेक्शन, जितने भी भूगोल के सेक्शन और भी जो बचा है उन सब के बारे में आपको कब से पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ा दूंगा। लेकिन वही कल से मैं दूसरा कोई टॉपिक शुरू करूंगा, या मैथ्स शुरू कर सकता हूँ, या फिर आपको इतिहास पढ़ा सकता हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसके बारे में जो मैंने आपको अभी थोड़ा बताया है उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि इसरो जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। जो कि ये कैसा है? निर्माण परियोजना है। कैसी है? निर्माण परियोजना है। क्या है? निर्माण परियोजना है, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च और क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यानी इसरो का अगर पूछा देते हैं कि इसरो अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। ये पूछ दिया जाता है बच्चों, ध्यान देना, इसरो पूछ दिया जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ये एक निर्माण परियोजना है। और ये भी पूछ दिया जाता है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर है? चांदीपुर जो कि आपका कहाँ है? उड़ीसा में। ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। जो कि ये क्या है? परीक्षण केंद्र, यानी यहाँ पर जो बनाए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रसारण केंद्र यहाँ पर बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन परीक्षण कहाँ किया जाता है इनका? चांदीपुर उड़ीसा। ये क्या है? आपका परीक्षण केंद्र है। यहाँ पर इन चीजों का निर्माण किया जाता है, यहाँ पर परीक्षण किया जाता है, यानी बनाने के बाद उन चीजों का परीक्षण करना, ये परीक्षण केंद्र होता है। अब इसी को वर्तमान में हम किस नाम से भी जानते हैं? व्हीलर द्वीप। ये बना कहाँ पर है? चांदीपुर उड़ीसा। ये बना है आपका व्हीलर द्वीप में। कहाँ बना है? ध्यान देने बात सुनो, ये जो आपका कहाँ पर बना है? आपका ये बना है व्हीलर द्वीप में। कहाँ बना है? ये बना है आपका व्हीलर द्वीप में, या वर्तमान में हम इसको
एपीजे अब्दुल कलाम यूपी मोटिवेशन मतलब एपीजे जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी बोलते हैं, ठीक, ध्यान देने बात ये है। इसके बाद आपका आता है श्रीहरिकोटा जो कि एक प्रक्षेपण केंद्र है, क्या, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो कि क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है, क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, जो श्रीहरिकोटा है वो आपका कहाँ पर है, एक प्रक्षेपण केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है आपका हासन, क्या है, हासन जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद आपका है हासन जो कि आपका कहाँ है, कर्नाटक में। ये क्या है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, उपग्रह का मास्टर नियंत्रक है। ये क्या है, उपग्रह का मास्टर क्या है, नियंत्रक, ठीक, ये उपग्रह का क्या है, मास्टर नियंत्रक है। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, जो उपग्रह जो मतलब सैटेलाइट वगैरह होती है वो बनती कहाँ, इनका निर्माण कहाँ होता, कैसे होता, कहाँ कहाँ पर क्या होता है। देखो इनका जो निर्माण होता है वो इसरो जो कि बंगलुरु में है। ये इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पर है, बंगलुरु में है। इसका काम होता है उपग्रहों का करना, निर्माण करना, यानी इनकी निर्माण परियोजना करता है। इसके बाद जो भी आपकी मिसाइल वगैरह बनाई जाती हैं वो मिसाइलों का निर्माण कहाँ किया जाता है, इसरो में। फिर उनका परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, यानी उसका यूज कहाँ किया जाता है, चांदीपुर उड़ीसा परीक्षण केंद्र है, जिसको हम भीलर, जो चांदीपुर जो उड़ीसा है वो परीक्षण केंद्र, लेकिन जो चांदीपुर है वो कौन से द्वीप पर बसा है, व्हीलर द्वीप पर बसा है, जिसको वर्तमान में उसका नाम बदलकर व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है, ठीक है, जो कि हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इन्हीं के नाम पर चांदीपुर द्वीप को व्हीलर द्वीप के स्थान पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। इसके बाद है श्रीहरिकोटा, ये आपके एक प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से इसको प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसका परीक्षण किया जाता है, यहाँ पर प्रक्षेपण किया जाता है, अर्थात यहाँ से इसको छोड़ा जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है आपका हासन जो कि कर्नाटक में है, कि इसे उपग्रह का मास्टर नियंत्रक कहते हैं। हासन को क्या कहते हैं, उपग्रह का मास्टर, उपग्रह का मास्टर क्या कहते हैं, उपग्रह, ये देखा, उपग्रह का मास्टर नियंत्रक कहते हैं किसको, हासन को, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक। यही बच्चों मुझे आपको सब कुछ पढ़ाना था, यही आज की क्लास, उन पांचों क्लासों में सबसे बड़ी क्लास आज की ही हो गई, 6वीं क्लास भूगोल की। आज से मैं भूगोल ए पढ़ाना बंद करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब अगले समय पर अगले टॉपिक में आपको कोई नया टॉपिक पढ़ाने जाऊँगा और उसके बारे में मैं बता दूंगा क्या पढ़ाऊंगा, आपके कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा और आपके व्हाट्सएप नंबर में भेज दूंगा कि आगे कौन सा टॉपिक शुरू करना है। ये इधर खत्म होता है, ये बताता हूँ, और ये सब मैंने आपको बताया, ये भी बताया। जरूर बच्चों आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी समझ में आया जरूर भेजें, और जहाँ भी गलती हुई हो तो वहाँ पर सुधार के लिए मेरे सुझाव भेजें मेरे कमेंट बॉक्स में। जो भी दिक्कत हो आप जरूर पूछिएगा, बिल्कुल समझ में आया बिल्कुल पूछो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करो, और हाँ मैं इन सबका PDF बनाकर भी आपको आपके नंबर पर भेज दूंगा। बच्चों ने मेरी क्लास को इतने समय तक देखने का जो प्रयास किया और बराबर देखते रहे, उन्हीं सभी बच्चों को जो लास्ट तक मेरे YouTube चैनल से, यानी जो लाइव चैनल से जो मेरे सही बच्चे अभी जुड़े रहे हैं, जितने भी जुड़े रहे या बीच में जो भी छूट गए हैं, जिन्होंने देखते देखते छोड़ दिया, अच्छा ना लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, क्योंकि थोड़ा इसमें दिमाग लगता है, थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें समझने में थोड़ा शक्ति क्षमता चाहिए। ये बहुत डीपली तरीके से समझाया है, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, कुछ बच्चे बीच से कट भी गए होंगे और कुछ बच्चे बराबर जुड़ रहे होंगे। मेरे सभी बच्चों से
यही विनम्र निवेदन है कि सभी बच्चे कभी बीच में चैनल न छोड़ें, बराबर जुड़े रहें, कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने छोड़ भी दिया है या जो लगे भी हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी प्रकार आप सभी लोग मुझे इस प्रकार प्रेम देते दीजिएगा, प्यार देते रहिएगा और इसी प्रकार एक दूसरे से मिलते रहिएगा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत भविष्य की हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी बच्चों की मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।